अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करते हैं किसी भी हुकूमत के लिए एक तरह से जो सबसे अहम तरीन और क्रिटिकल तरीन जो पैरामीटर होता है वो मईशत का होता है, यानी कि मईशत किस सिमत में जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हाल अहवाल हैं, क्या फिगर्स हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, और माइक्रो लेवल पर कितनी अच्छाई या कितनी बेहतरी लोगों तक ट्रांसलेट हो रही है। ये दो बड़े अहम तरीन फैक्टर्स किसी भी हुकूमत के लिए माने जाते हैं, और यकीनन इसमें कुछ मुख्तलिफ पीटीआई हुकूमत के लिए भी नहीं है, जिन्होंने हाल ही में अब अपने 3 साल मुकम्मल किए हैं। ऐसे में कल नाजरीन हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी 3 साल जो उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट है वो भी जारी की, और इस पूरी तकरीब से खिताब भी किया, उन्होंने एड्रेस भी किया। जाहिर है उनकी ज्यादातर बातों का जो महवर है एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द सेम रीजंस मईशत के हवाले से रहा, और मईशत की सिमत को बताने की उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने किन हालात में मईशत इनहेरिट की थी और अब एट प्रेजेंट मईशत किन अहवाल में है। खैर नाजरीन, बात इस पे आज हम जरा फैक्चुअली भी करेंगे। एक तो जाहिर है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बारे में कल ही बताया था, और आज हमने देखा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की है इसके ऊपर, और उन्होंने अवाम को एतमाद में लिया है इन मामलात पर कि मईशत किन हालात में इनहेरिट की थी और अब कहाँ जा रही है। मल्टीपल वुज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के इस प्रेस टॉक में मौजूद थे, और उन्होंने काफ़ी अहवाल पर बात करने की कोशिश की, ख्वाह वो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हों, बजट डेफिसिट्स हों, इन्फ्लेशन की शरह हो, या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हाल है, या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो गैप है जिसे ट्रेड डेफिसिट या तजारती खसारा कहते हैं, उस हवाले से सर्कुलर डेट, IMF का प्रोग्राम, तमाम अहवाल से तमाम मौजूआत पर रोशनी डालने की इस प्रेस टॉक में कोशिश की गई है। खैर नाजरीन, आज हम फैक्चुअली बात करेंगे। एक तो ये हुकूमत की तरफ से ये बयानिया सामने आ रहा है कि मुश्किल तरीन हालात में मईशत को इनहेरिट किया गया, और एक और कॉमन फैक्टर नाजरीन जो हर हुकूमत के लिए हम ये कहते हैं कि अभी तक तो हमने कॉमन ही देखा है, और वो कॉमनैलिटी एक तो ये है कि मईशत की प्रायोरिटी होना, पहली कॉमनैलिटी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, और दूसरी कॉमनैलिटी है IMF प्रोग्राम के हवाले से। ये IMF प्रोग्राम अब भी वैसे ही है, और पाकिस्तान एज वी स्पीक एक IMF प्रोग्राम का अभी भी हिस्सा है, जिनके पास हमने रुख किया था। तमाम अपने दीगर भी ऑप्शंस पहले देखे थे हुकूमत ने, और फिर उसके बाद IMF जाना पड़ा था। खैर ये अब मामलात अपनी जगह वैसे ही हैं। और दूसरी बात हम करेंगे ऑब्वियसली फैक्चुअल पोजीशन की, कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो अशारिये जो स्टेटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, अगर इसमें सियासी बयानियों की बात करें तो हुकूमत तो ऑब्वियसली बता रही है कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात में मईशत को इनहेरिट किया था, और उसमें वो किस हद तक बेहतरी ला पाए हैं। और दूसरी तरफ इसमें जो अपोजिशन का बयानिया है वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट नजर आता है, वो माइक्रो इकोनॉमी पे बात करते हुए नजर आते हैं, और खास तौर पर जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है उसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। इन्फ्लेशन कोई इसमें शुबा नहीं है कि एक ऐसा फिगर है जिसके ऊपर हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी कहते हुए नजर आए हैं मुतअद्दिद मरतबा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर उनको मजीद बेहतरी लाने की, मजीद काम करने की उनकी पूरी हुकूमत को जरूरत है। इस पर्टिकुलर एतबार से भी आज हम जरा फैक्चुअल गुफ्तगू करेंगे कि एज वी स्पीक इन्फ्लेशन कहां पर है, और उसमें जो एक फैक्टर बताया जाता है कि डॉलर रुपी की जो पैरिटी है, या ये जो कदर है रुपयों की, वो किस हद तक ये एक डिसाइसिव फैक्टर है इस पूरी चीज में, ये भी बताया जाता है, और अमूमन अक्सर और बेशतर इसके ऊपर बात की जाती है। तो इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे कि ये फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है महंगाई की शरह में, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो खाने पीने की भी जो अशिया हैं और जो अशिया खुर्दनोश हैं, चूंकि वो भी हम इम्पोर्ट के ऊपर उसका इन्हिसार करते हैं, उसकी भी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इन तमाम अमूर पे भी बात करेंगे कि ये फैक्टर कितना इन प्ले है। तो वी आर जॉइंड बाय ऑफ कोर्स, हम इसके ऊपर चूंकि फैक्चुअल बात करने जा रहे हैं तो हमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, सीजन्ड इकोनॉमिस्ट्स, वो आज हमारे इस पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनसे हम स्टेटिस्टिकली इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। ज्वाइंड बाय नन अदर देन हारून शरीफ साहब नाजरीन, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर मुआशियात हैं, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। वेलकम ऑन बोर्ड हारून साहब। और नाजरीन हमें डॉक्टर सलमान शाह ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी एक तो मुशीर भी हैं वजीर आला पंजाब के बराए मुआशी उमूर, एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर शाह। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। लेकिन बात का आगाज अगर हारून साहब मैं आपसे करूं, टू यू फर्स्ट, इनिशियल रिमार्क आपके, मईशत किन हालात में है इसके ऊपर आपको पता है, अगर हम सियासी उमूर पे बात करें तो अवाम तक मल्टीपल इसके मल्टी फैसेटेड जो नजरिए हैं या बयानिए हैं वो उन तक पहुंचते हैं, लेकिन आप बतौर इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं मईशत को? व्हाट आर द गुड्स एंड बैड्स? जी बहुत शुक्रिया मोना, मुझे मदऊ करने के लिए। प्लेजर देखिए सर। पहले तो एक मैं जनरल कमेंट देना चाहूंगा
कि ये जो 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप अवाम को दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया है और उसके नंबर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज ये भी है कि अगर इसको आप देखें कि किन चीजों में हमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है, तो आई विल कम्प्लीमेंट कि ये एक अच्छी रिवायत है पाकिस्तान के लिए। अब जहां तक मीशत को देखिए, जैसे आपने कहा है कि मीशत जो थी, जब इन्होंने इनहेरिट की थी, तो सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस का शिकार थी और हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ा। और आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हमने उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की। जो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें आई कि जो करंट अकाउंट का खसारा था उसको ना सिर्फ बेहतर किया गया, बल्कि बहुत ज्यादा सरप्लस हमने ले लिया, अपनी इंपोर्ट घटा ली, हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई। और बहुत हालिया ही अगर आप देखें तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो रोशन डिजिटल अकाउंट का था, उससे भी डॉलर्स आना शुरू हो गए। मेरी तवक्को के मुताबिक एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो जरूर दी गई। दूसरी चीज ये है जो मैं देख रहा हूं इस वक्त के ये जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उनकी जो इस वक्त फोकस है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाता दिख रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक माइंडसेट है कि आपने ग्रोथ को सस्टेन कैसे करना है, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, और आपने एसएमईज के ऊपर फोकस कैसे करना है, आपने छोटे तबके के ऊपर या ताजरों के ऊपर फोकस कैसे करना है, नौजवानों पे कैसे करना है, जिसको मार्जिनलाइज्ड एरियाज कहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एंगल मुझे दिखाई दे रहा है जो मीशत की फ्यूचर की सिमत है। करेक्ट। तो ये तो एक ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि एक हुकूमत का फील गुड फैक्टर है कि ये हम इस सिमत की तरफ जा रहे हैं। जहां तक जो एज यू नो इकोनॉमिक पॉलिसी के हम लोग जो लोग स्टूडेंट हैं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारी इकोनॉमी में जिसकी वजह से बार बार हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, उनकी तरफ पिछली हुकूमतों की तरह ये हुकूमत भी कोई मेजर तब्दीली नहीं ला पाई। जैसे मैं 3-4 चीजों को हाईलाइट करूंगा। ना तो हम कोई ऐसी सिग्निफिकेंट प्राइवेटाइजेशन दिखा पाए हैं, ना हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर कोई मेजर चेंज ला पाए हैं पिछले 3 बरस के अंदर। और जो हमारा सबसे बड़ा मैक्रो इम्बैलेंस है, जो हमारा स्ट्रक्चरल डेट का है, इसका सर्कुलर डेट का लिंक टू दी एनर्जी सेक्टर, ये 3-4 चीजें हमारे ऊपर प्रेशर रखती हैं। और जो जो हम आगे जाते हैं तो करंट अकाउंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है ट्रेडिशनली। लेकिन इस वक्त अच्छी बात यह है कि ऑल्दो 4% के लगभग ग्रोथ है, लेकिन अभी भी हमारा जो करंट अकाउंट है वो बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है। इंटरनली मुझे ये दिख रहा है कि अब प्रेशर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बजट डेफिसिट पे बढ़ेंगे। हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है, स्पेंडिंग की तरफ जा रही है, और अगर इन्वेस्टमेंट्स ना बढ़ पाई और इनफ्लोस और टैक्सेस की कलेक्शन ना बढ़ पाई तो कर्जों पे इन्हिसार बढ़ता जाएगा, जो कि मईशत के लिए एक अच्छी निशानी नहीं है। तो ओवरऑल सिम्त जो है वो ठीक है, लेकिन ये फॉल्ट लाइंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और हारून साहब, हु बेटर टू आस्क यू के जो सरमायाकारी की जो पोजीशन है इस वक्त मुल्क में, वो जाहिर है मैं आपसे आपकी तरफ जब लौटती हूं तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने खुद फरमाया कि हमें अब जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। रेमिटेंसेज में कोई शक नहीं कि हमारे पास अच्छे रेमिटेंसेज मौसूल हो रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। डॉक्टर शाह, टू यू सर, पहले हम जरा बाइफरकेट कर रहे हैं और जाहिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा आप दोनों से गुफ्तगू हम पहले कर लें, फिर हम ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स और इन्फ्लेशन वगैरह इनकी जानिब भी आएंगे। लेकिन इनिशियल रिमार्क फॉर द मैक्रो इकोनॉमी आपका क्या है सर? ये भी राइटली पिन पॉइंट किया है हारून साहब ने कि गर्दिशी कर्जे कम ना हुए, निजकारी पे कोई खातिर ख्वाह काम अब तक ना हुआ। ये तमाम चीजें तो ये तो फिर एक वही रिग्रेसिव सा साइकिल है आईएमएफ का, जिसकी वजह से हमें बार बार उनकी तरफ जाना पड़ता है। विल दिस कंटिन्यू? देखिए, आई थिंक कि अरुण ने बड़ी अच्छी आपको बैकग्राउंड दी है। एक चीज, एक एलिमेंट इसमें मिसिंग है और वो है ये पेंडेमिक। हाँ, यस, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। आई थिंक ये एक 100 साल में एक दफा का ये किस्म का ब्लैक स्वॉन इवेंट है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डेवस्टेट करके रख दिया। और बड़े ममालिक ऐसे हैं जिनको कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमीज डीरेल हो गई हैं, वहाँ पे अभी तक लॉकडाउन्स चल रहे हैं और उस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन सकी जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं। सो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने
आई थिंक कि कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और एक निज़ाम बनाया जिसके तहत वो लॉकडाउन्स भी हुए, वैक्सीनेशंस भी चल रही हैं और डिजीज़ को अंडर कंट्रोल खासी हद तक रखा गया है। और साथ साथ इकोनॉमी जो है उसको भी चालू रखा है। एग्रीकल्चर में भी कोई मसला नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई ख़ास मसला नहीं आया, सर्विसेज में डेफिनेटली डिसरप्शंस हुई हैं और हम देखते हैं कि हमारी रिटेल सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एंटरटेनमेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, शादी घर ये हैं, लेकिन उसमें भी अब बेहतरी आ रही है। टूरिज्म खासी तेज़ी से इंक्रीज किया है और वो जो जॉब्स लॉस हुआ था इनिशियली पेंडेमिक में, वो हमने खासी हद तक रिकवर भी किया। सो एज द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी में कोविड की वजह से बहुत से इश्यूज थे जिनको आई थिंक बड़ी एक्सेप्शनली किया गया है टैकल, और मेरे ख्याल में ये पिछले 3 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े ही एक्सेप्शनल साल थे कि आपका टोटल एक 22nd IMF प्रोग्राम, जो कि सबसे टफ प्रोग्राम मेरे ख्याल में पूरे 22 प्रोग्राम्स में से ये प्रॉब्ली सबसे टफ वन था। बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ी जिसकी बहुत कीमत अदा करनी पड़ी। पॉलिटिकली गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि जिस किस्म की इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए और जिस तरह से स्टैग्नेशन हुई और उसको मेंटेन करना बड़ा इशू था। सो अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम चीज़ों में से हम निकल आए हैं। अब ग्रोथ जो है वो 3.95 का जो टारगेट था, टारगेट से ऊपर हुई और अभी फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो 4% भी शायद क्रॉस कर रहे। और अगर ये बात जो हारून ने की इन्वेस्टमेंट की, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर उस तरह से बूस्ट अप हो जाए जिस तरह से हमें ज़रूरत है, तो आई थिंक कि हम ये अगले 2 साल में 6-7% तक पहुंच सकेंगे। और ऑलरेडी अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स में बड़ी रिफॉर्म्स की गई हैं, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सी डीरेगुलेशन भी हुई है, उसमें आसानी पैदा की गई है और उसमें बेशुमार इन्वेस्टमेंट आई है। तकरीबन इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का आप देखें बाय स्क्वायर फुटेज अलोन, तो तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस की एक किस्म की इन्वेस्टमेंट का पहिया चल रहा है कि इतनी वहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है, गिवन दी NOCs which have been given and given the permissions and जो लोगों के plans approve हुए हैं, तो वो उसमें बड़ी एक्टिविटी है जिसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं कि खासी एक्टिविटी है। आपकी लेबर फोर्स भी तकरीबन 7-8 लाख लेबर जो है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने। सो एक वो पहिया तो आई थिंक खासा अच्छा चल रहा है। दूसरा पहिया जो बिल्कुल एक सनद थी जिसको खास इंसेंटिवाइज किया था, राइट जी। एक्सपोर्ट्स में भी आई थिंक कि फैसलाबाद में मेरा होता रहता है बातचीत, वहाँ पे जितनी इस वक्त एक्सुबरेंस है इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग ग्लोबल मार्केट्स मैंने कभी पहले नहीं देखी इस तरह से। और बेशुमार जो कंपनीज हैं दे आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस और नई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और सेंट्रल बैंक ने भी उनकी मदद की है इस लिहाज से, और वो आई थिंक दे आर एक्सपेंडिंग कंसिडरेबली। और उसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होना है कि जैसे जैसे वो ऑनलाइन कैपेसिटी आती है तो एक्सपोर्ट्स में फर्दर बम्प अप होगा डेफिनेटली। ठीक, यानी कि हम एक्सपोर्ट्स में मजीद बेहतरी देख सकते हैं। हारून साहब, ये जो कोविड फैक्टर था, यकीनन चूंकि ये मईशत इटसेल्फ एक तवील पूरा एक मौजू है और इसके ऊपर मुझसे भी ये बात अपने इब्तिदाइये में भी मिस हुई, ये कोविड फैक्टर को आप कितना इन अकाउंट लेते हैं
और साथ साथ ये कि जो रेमिटेंसेस कहते हैं बड़ी हैं, हिस्टोरिकली हाई रही हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में हमने वो सर्ज नहीं देखा। इज दैट करेक्ट सर? ये आपने भी बीओआई को चेयर किया है, आप क्या इस चीज से इत्तेफाक करते हैं? थीवाना, देखिए इसमें बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कोविड का फैक्टर है वो तो इतना बड़ा शॉक है, और एक हम 2 साल से बेयकीनी की अनयूजुअल सिचुएशन में थे, और पाकिस्तान ने इसको डेफिनेटली बहुत ममालिक से बेहतर हैंडल किया। जो हमने पैकेजेस दिए हैं जॉब बचाने के लिए, इंडस्ट्री को देने के लिए और गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू, वो हर जगह उसकी एक्नॉलेजमेंट है। बल्कि एक तो और चीजें भी हैं डिस्पाइट ये सब कुछ, जो हमारा एक पैगाम वजीर आजम का क्लाइमेट चेंज पर गया है, उस पर पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी आई है, जो बिल्कुल हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जो पॉइंट मेन है यहाँ पर जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो वो 15% के आसपास है, और वो बढ़ नहीं पा रही है। तो एक्टिविटी होना और फील गुड फैक्टर आना एक चीज है, जहां मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि इस पूरे दौर में पिछले 3 साल में, और जबकि मैं भी जब हुकूमत में था, इन्वेस्टमेंट को मैं अभी तक एज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। उसकी 3-4 वजूहात है। आपको याद होगा कि पहले साल में हमें सऊदी अरब ने एक 20-21 अरब डॉलर का पैकेज ऑफर किया था इन्वेस्टमेंट का। फिर कतर के अमीर आए, उन्होंने भी ऑफर किया। चाइना का भी चल रहा था। यहां पर हमारे कुछ 3-4 हम चीजें नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज जो थी उनको हम मटेरियलाइज नहीं कर पाए। नंबर 1, एक तो अनसर्टेनिटी की फजा हमने उसको खत्म नहीं कर पाए। एक तो फेसेस भी बदलते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर्स भी बदलते रहे, तो जो इन्वेस्टर होता है वो उनका जिनसे ताल्लुक बनता है वो उसके साथ कंसिस्टेंसी मांगते हैं। दूसरी चीज ये थी कि हमें इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करके उन प्रोजेक्ट को काम करने की सलाहियत को बढ़ाना था, ताकि हम 24/7 फास्ट ट्रैक करके उन पैसे को ला पाते। हमने उसको एक यूजुअल ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में डाल दिया, जिसकी वजह से वो ताखीर का शिकार हो गए, और इन्वेस्टर्स ने बाकी ममालिक में वो पैसा शिफ्ट कर दिया। अभी जी, तो हमें अभी भी जो जरूरत बे इंतहा है, क्योंकि जो मेरी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर हमारा कर्ज बढ़ता जाएगा तो हमारे अंदर जो फ्रेजिलिटी है इकोनॉमी की, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। बियॉन्ड डाउट। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अभी भी उनको रिवाइवल की तरफ जाएं, अब देखिए ना, अभी भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उनके कोई चेयरमैन नहीं है। तो हमें चाहिए कि इसको प्रायोरिटी करे, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस उसको बिल्कुल विजिबली बैक करे, और हम 3 या 4 सेक्टर्स जहां पर हमारी, जैसे अभी मेंशन की गए, जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, वहां पर हम लोगों को लाने की कोशिश करें। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ पैसा लाती है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाती है। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। करेक्ट। जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट की सरप्लसेस नहीं बनेंगे और हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, तो फिर हमारी एक्सपोर्ट एक लिमिट से आगे नहीं जा पाएगी। बिल्कुल, this is what I'm trying to say. जी डॉक्टर शाह, एक योर कमेंट ऑन दिस कि मुआशी टीम में रद्दोबदल का भी तस्करा किया है हारून शरीफ साहब ने, कि जाहिर है ये भी एक फैक्टर है। आपको लगता है कि ये भी एक चीज रही होगी? आपका इस पे क्या कमेंट है? और दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे भी कमेंट कीजिएगा। ये एक ऐसी चीज है या एक ऐसा फैक्टर है जो कि खासी इसके ऊपर आपको पता है तनकीद भी है, और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज एक्नॉलेज्ड कि इसके ऊपर मजीद काम करना होगा। क्या काम करना होगा सर? देखिए, एक तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, ये एक आई थिंक कलीदी रेशियो है। ये हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स या इकोनॉमिस्ट जो हैं, ये ज़्यादातर फिस्कल डेफिसिट और एक्सटर्नल इश्यूज पे फोकस रहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, ये हमारी कमजोरी है। वी हैव नॉट रियली टैकल्ड दैट। अभी जो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आप इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो को कोशिश की जाए कि इसको 20% से ऊपर लेके जाएं, ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी आ सके। और प्राइम मिनिस्टर इस पे बड़े फोकस, और प्रॉब्लम ये है
कि अब हमने वो जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की रिफॉर्म्स, बेसिकली हारून ने जो बात की ना कि ये ब्यूरोक्रेसी को जब आप पकड़ा देते हैं और वो फिर अपनी स्पीड पे काम करते हैं, अपनी टर्म्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के में आपको इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है और उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। और वो एक मसलन अगर हम ये 5% इंक्रीज कर लें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूरत नहीं रहती, फिर आईएमएफ प्रोग्राम, दूसरी चीजें, ये सारी जो है ये सेकेंडरी हो जाती हैं और टैक्सेस जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारा फोकस अनफॉर्चुनेटली अदारों की जो है रिफॉर्म्स उस पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। एफबीआर को बहुत बेहतर होना चाहिए, उसका निज़ाम बहुत बेहतर होना चाहिए, उसमें एक्विटी होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए और हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी भी हमारा इन्वेस्टर जो है वो टैक्स अथॉरिटी से बहुत घबराता है, वो मेन स्ट्रीम में उस तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है जितना कि करना चाहिए उसे। सो आई थिंक ये सारे इश्यूज बिल्कुल दुरुस्त हैं। डॉक्टर शाह, लास्टली इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कमेंट कर दीजिएगा 70 साल बिफोर से आई चल रैप अप रहे दिस हैं। सेगमेंट विद यू। जो हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की जो इश्यूज हैं ये बड़े पुराने इश्यूज हैं और इसमें आप देखते हैं हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में आप देख लें या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लें, ये सारी चीजें हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का हिस्सा है और उसमें हम बहुत पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी 156 नंबर आता है, जो हम HDI इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि पीटीआई में उसको थोड़ा सा कोशिश की है डॉक्टर शाह, आई एम बीइंग टोल्ड कि मैंने ये सेगमेंट वाइंड अप करना है, अगर एक जुमला आपका इन्फ्लेशन पे मिल जाए, कुछ बेहतरी मुतवक्के है या नहीं आइंदा टाइम में? देखिए, आई थिंक इन्फ्लेशन भी एक रेड हेरिंग है। अगर आप फार्मर्स को अच्छी प्राइस देते हैं गंदम की, शुगर केन की, तो शहरी जो इकोनॉमी है उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है अपनी खुराक के लिए, चीनी के लिए। ऑन दी अदर हैंड रूरल इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेहतर कीमतें मिल रही हैं, वहाँ पे एक खुशहाली आ रही है। तो ये आई थिंक हमें दोनों साइडों से देखने की जरूरत है कि इनकम्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है और आपकी प्राइसेस का क्या इफेक्ट, यानी ये जो दो ट्रेड ऑफ्स हैं इनको हमने बैलेंस करना है। मैं अलाउ मी डॉक्टर शाह, हारून शरीफ साहब, वेरी ग्रेटफुल टू बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, हमने एक बहुत स्टेटिस्टिकली कैंडिड डिबेट की है मुआशी तमाम इशारियों पे कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ कहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि दोनों हजरात ने आइडेंटिफाई की है। शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक अपने अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद फराहम करता है पाकिस्तान का लीडिंग और अफोर्डेबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। एक ही छत तले मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यकीनी बनाती है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हम कदम। 3 साल पहले कोई सोच सकता था कि गरीब का इस कदर एहसास होगा, अपना घर बनाना इतना आसान होगा, अमीर और गरीब के बच्चों के लिए तालीम का यकसा निसाब होगा, कौमी ज़राई आमदनी में 1100 अरब रुपए के इजाफे से किसान खुशहाल होगा, बगैर गारंटी कारोबारी कर्जा लेकर नौजवान कामयाब होगा, गरीब का बेहतरीन अस्पतालों में लाखों रुपए का मुफ्त इलाज होगा। क्या कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में 10 बड़े डैमों की तामीर का आगाज होगा, तरक्याती मंसूबों का हर सूबे में जाल होगा, मईशत का पहिया तेज रफ्तार होगा, माहौलियात और सयाहत का तरजीहात में शुमार होगा। क्या कोई सोच सकता था कि खित्ते में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना वजनदार होगा? जो 3 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, वो आज हो रहा है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के 3 साल बेमिसाल। जब बात हो क्वालिटी और काबिल एतमाद हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो मेरा भरोसा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजीज, आला तरबियत याफ्ता माहिरीन और जज्बा खिदमत की 28 साल रिवायत। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हम कदम। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ फौरी रुख करते हैं। अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल पर और लम्हा बलम्हा होने वाली तब्दीलियों पर हमारी मुस्तकिल नज़र है। ये डेवलपिंग स्टोरी हमने कंसिस्टेंटली अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ फॉलो पे रखी है। और कल नाजरीन हू का आलम कहा जा सकता है कि कल रात को जब अचानक काबुल एयरपोर्ट पे जो तमाम वो लोग जो इवैक्यूएट करना चाह रहे थे अफगानिस्तान से, उनको निशाना बनाया गया बदकिस्मती से। और यूएस ट्रूप्स की भी हलाकतें, साथ साथ अफगान उनके अपने नेशनल्स की हलाकतें बड़े पैमाने पर। कहा जा रहा है नाजरीन, जो अफसोस के साथ जो हलाकतों का, जो कैजुअल्टीज का नंबर है यूएस ट्रूप्स के ऊपर, ये सेकंड बिगेस्ट नाजरीन अटैक बताया जा रहा है। यकीनन इसकी सीरियसनेस की इसी बात से, इसकी नौयत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। दहशतगर्द तंजीम ISIS ने इसकी जिम्मेदारी क्लेम की है। और अब एक नया, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पुराने बैकड्रॉप के तहत एक नया, ये कोई पेंडोरास बॉक्स खुदा ना खास्ता ना खुल जाए, इस बात के ऊपर पूरे खित्ते को और खास तौर पे पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर नाजरीन अफगानिस्तान में होने वाले इन तमाम, इस पूरे हू के आलम में एक दफा फिर अफगानिस्तान का बियॉन्ड लेंथ एंड ब्रेथ साथ दिया है। पाकिस्तान ने तो फौरी तौर पर उन तमाम लोगों को अपनी तरफ बुलाया जो कि वहां से इवैक्यूएट होना चाहते थे। जो इस वक्त निजी होटल्स हैं पूरे इस्लामाबाद के बिलखुसूस, उनको सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए मुख्तस रखा गया है, उनके लिए रिजर्व किया गया है एक तरह से। और तमाम इस वक्त लोग वहां पर मौजूद हैं। खैर, ये तमाम सूरत हाल नाजरीन डेवलपिंग स्टोरी है हमारी, तो हम इसको देखेंगे। लेकिन क्या अब खुदा ना खास्ता एक ISIS वर्सेस तालिबान जैसी फिजा अफगानिस्तान में एज वी स्पीक डेवलप होने वाली है? ये सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा, चूंकि हमारा एक बहुत तवील और पोरस बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, द ड्यूरेंट लाइन, और ऑब्वियसली पूरे खित्ते, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अमरीकी सदर जो बाइडन पर भी बेपनाह प्रेशर डोमेस्टिकली माउंट हो रहा है इस पर्टिकुलर वाकये के बाद। और इससे पहले भी हम देख रहे थे DGISPR ने भी एक काफी टेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्हीं अहवाल पर की और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से TTP मुसलसल अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता आया है
है पाकिस्तान में हमले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। रॉ और एनडीएस के नेक्सस पर भी उन्होंने एक मरतबा फिर बात की और उन्होंने पिक्टोरियल डिस्प्ले से बताया कि किस तरह से रॉ और एनडीएस का जो नेक्सस है वो सरगर्म है पाकिस्तान में। बदकिस्मती से जो पिछले दिनों होने वाला दासू अटैक था नाजरीन, वो भी शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ने बताया था कि किस तरह से इन्हीं दो खुफिया एजेंसीज की मिली भगत थी, इनकी साजिश थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोटाज करने की उनकी एक साजिश थी या उनका एक बदतरीन मंसूबा था जो कि पाकिस्तान ने टू अ ग्रेट एक्सटेंट नाजरीन फॉइल किया है। अब इसमें पाकिस्तान और चाइना क्लोजली ऑब्वियसली इन तमाम उमूर पर काम कर रहे हैं, ये तो इसका एक बिल्कुल एक अलहदा एस्पेक्ट है। लेकिन अफगानिस्तान एज वी स्पीक क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और जो एक्सपर्टीज है हमारे पार्लियामेंटेरियंस की वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे, खासतौर पर उनके साथ जो कि इस पूरे मामले पर गहरी निगाह सिंस डे वन रखे हुए हैं। वी आर जॉइंड बाय नाजरीन लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच, फॉर्मर मिनिस्टर हैं आप, स्टेट्स एंड फ्रंटियर्स रीजन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नाजरीन अमजद अली खान न्याजी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इन द नेशनल असेंबली। दोनों हजरात को खुश आमदीद, दोनों हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब, अगर आपसे बात का आगाज करूं, फरमाइएगा आप क्या देखते हैं? ये तो एक ऐसी चीज है जिसका खदशा हम पहले ही स्पेल आउट कर रहे थे कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसी चीज हो सकती है। अब बदकिस्मती से बिल्कुल वो नहज मालूम होता है। कल के ये जो यके बाद दीगरे अटैक हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो आ ही गया है, वो तमाम चीजें शुरू ही हो रही हैं। पाकिस्तान के इसमें क्या कंसर्न्स हैं? आपके इनिशियल रिमार्क्स फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े सेंसिटिव इशू की तरफ मैं समझता हूँ कि आज तवज्जो दिलाई है। आज दुनिया जो है वो उसकी नजरें अफगानिस्तान के ऊपर है और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने ऑल एट वंस जो किया, मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। और उसका मतलब अगर जो इनकी टॉक्स हुई थी दोहा के अंदर, उसमें तो इन्होंने वहां से जो पीसफुल एग्जिट करना था उसको इस एक मैकेनिज्म के तहत करना था, लेकिन इनका विड्रॉ करना अचानक से, इन्होंने अपनी जितनी भी फोर्सेस थी वो ऐसी क्या मतलब इनको जल्दी थी कि इन्होंने ऑल एट वंस जो है बजाय इसके कि वो सबको जो है वो बिठाते या जो भी इनका मुआहदा था कि ये पीसफुल एग्रीमेंट के जरिए जो है इक़्तिदार मुंतकिल होता, आज क्योस जो है वो पूरे मैं समझता हूँ दुनिया में और खिते के अंदर ना होता। तो बुनियादी तौर पे मकसद जो था अमेरिका का कि इस खिते के अंदर अनरेस्ट आए और वो अपने मकासद हासिल करे, और उसकी निशानदेही देखें आज अफगानिस्तान के अंदर लास्ट 2 डेज के अंदर जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ, अब उस पे ऊपर जो है वो तालिबान कहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों काबुल एयरपोर्ट की वो जो है अपना अमेरिकन फोर्सेस के पास है, हमारे पास नहीं है। अब वो कहते हैं कि दाइश की जो, अब देखिए एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मैं समझता हूँ कि दोबारा कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो डेवलप अमेरिका की तरफ से या कुछ उसके जो भी है सिलसिला उसकी तरफ से ये की जा रही है मेरी अकल दानिश के मुताबिक। अब ये है कि मुस्लिम उम्मा को, रीजन को भी और OSI को भी, OCI को भी मैं समझता हूँ, इस्लामिक जो फोरम है हमारा, तो उसके अलावा यूनाइटेड नेशन को भी, देखिए आज पूरे अफगानिस्तान की मदद की जरूरत है, आज जितनी पहले इतनी नहीं थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान को तबाही करना था, पता नहीं अमन लाना था कि नहीं लाना था। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अफगान को खुद अपना फैसला करना चाहिए था, उसकी तरजीहात अफगानी ही बेहतर समझते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया को वाकईतन अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए सबको एक फोरम के बजाय इसके कि वो उस पर कॉन्फ्रेंस करे, बल्कि सब अमन की तरफ लेके जाएं, ताकि एक पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए, जैसे हमारे लिए तो सबसे बड़ी जरूरत है, हम समझते हैं कि आज अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो हम जो है वो अमन के साथ रहेंगे। अगर आज TTP के खिलाफ तो तालिबान ने कहा है कि हम किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो हमारे लिए तो सबसे खुशायद बात है। तो देखिए इसीलिए पाकिस्तान डे 1 से कह रहा है कि हम एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहते हैं और इस अफगानिस्तान का फैसला खुद अफगान करें, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, अफगान कौम ही अपनी जिसको भी इक़्तिदार देना चाह रहे हैं उसको बखुशी दें, ताकि ये प्रोसेस जो 40 साल से
कभी रशियन इन्वेडर्स आए, कभी फिर वॉरलॉर्ड्स आ गए, फिर तालिबान आ गए, फिर अमेरिकन ने, बड़ी लंबी उनकी दुखों की दास्तान है। तो खुदा हमें आज पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि आए पुरअमन मुल्क की तरफ बढ़ के बढ़े। क्यों? इसलिए अगर वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। राइट, मैं अमजद न्याजी साहब आपकी तरफ लौटती हूँ। जी जनरल साहब, आप बताइएगा, ऑब्वियसली आपने भी बतौर फेडरल मिनिस्टर ये तमाम चीजें आपने स्पेयर हेड की हैं, देखी हैं, इन पे बहुत आपकी गहरी नजर है। बताइएगा, ये अनरेस्ट क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं? आपको भी लगता है कि ये प्री प्लान्ड हो सकता है? और दूसरा ये कि अब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने भी तो बहुत कुछ करना है, क्योंकि तालिबान के साथ तो चलें ठीक है, हमारी एक बात चल रही थी, हमने उन्हें टीटीपी पे एक्शन लेने के लिए भी कहा है, बहुत कुछ है, लेकिन व्हाट अबाउट आईएसआईएस नाउ? मोना, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ, खासकर ये धमाकों वाली कार्रवाई और आईएस की मुलविस होने के सबूत वहां पर मिले और उन्होंने क्लेम किया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आईएस वो एलिमेंट है जिसके तालिबान भी टीटीपी उसके मुखालिफ था, पूरी दुनिया उसके मुखालिफ था, अमेरिकन भी उसके मुखालिफ थे, और बाकी जितने भी दुनिया की ताकतें थी, चाहे वो इराक के अंदर जो भी कार्रवाई हुआ या सीरिया में जो कार्रवाई हुआ, वहां से उनको धकेल दिया गया, उन्होंने आके यहाँ पर अपनी जगह ढूंढने की कोशिश की। इनमें वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे टीटीए तारीख तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी के एलिमेंट भी इसके अंदर थे। अभी इनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही थी और की जानी चाहिए थी, और अभी आने वाली जो हुकूमत है अफगानिस्तान के, इन्होंने इसको टैकल करना था और इस बात को यकीनी बनाना था कि इनका मजीद फैलाव नेबरिंग ममालिक की तरफ और खासकर पाकिस्तान की तरफ, एक किसी और मुल्क की तरफ इनका फैलाव ना हो, इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बदनीयती नजर आती है और आ रही है, वो है कि इंडिया का और इंडिया और अमेरिकन ने मिलके ये जो स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होना था, तब्दीली आनी थी अफगानिस्तान के मामले में 11 सितंबर, इसको उन्होंने सबोटाज करने की कोशिश, और सबोटाज करनी इस तरह से की उन्होंने कि अशरफ गनी साहब भाग गए और भागने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया तारीख तालिबान के लोगों को, तारीख तालिबान अफगानिस्तान को, कि वो आए और मामलात को अपने कंट्रोल में लें। उन्होंने प्रॉबेबली ये प्लान नहीं किया हुआ था कि इतनी जल्दी उनको ये जरूरत पड़ेगी और वहां पर आने की और ये कार्रवाई करने की, और प्री मेच्योरिटी आ गए 15-20 दिन का दरमियान में जो प्लानिंग उनका होना चाहिए था, वो उसके अंदर वो प्लानिंग नहीं कर सके जो करना चाहिए था। अभी भी चाहिए तो ये था कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल बजाय अमेरिकन के हाथ में, तालिबान के हाथ में होता, अगर प्लान के मुताबिक कार्रवाई होती। अच्छा जनरल साहब, अलाउ मी, ये एनडीटीवी आपको पता है एक खासा रेप्यूटेबल चैनल है भारत का, और उनको कुछ उनके अपने इंटेलिजेंस के सोर्सेज ये बताते हैं कि इस धमाके के पीछे भारत भी मुलव्विस है। ये एनडीटीवी ने बाकायदा अपने तौर पर ये कहा है। आप इस बात को कहते हैं सर, या आप रूल आउट तो नहीं कर सकते? पॉइंट पे आने वाला हूँ। जी तौर पर भारत का तो इसमें मुलव्विस होना हर सूरत में बनता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए, ये हमारी ये जो है ना अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर है हमारी पैक वाली, इसको सबोटाज करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ करना है जो अमेरिकन उनसे चाहते हैं, और इसके लिए इस किस्म की कार्रवाई का जारी रहना अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से ओवरफ्लो करके पाकिस्तान की तरफ आना, ये उनको सूट करता है। वो सब कुछ हार चुके हैं, इनके पास सिर्फ यही एक हथियार रह गया है। एक टीटीपी है, तारीख तालिबान पाकिस्तान है, एक आईएस है, दूसरा जो है अलकायदा के एलिमेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिनको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इसको अफगान प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। ये आईएस वो एलिमेंट है जो पूरी दुनिया के अमन को इनसे खतरा है, और इसके लिए तो चाहिए कि अफगानिस्तान को मदद करने के लिए इवन वेस्टर्न पावर्स जो कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे वहां पर इराक में और सीरिया में, उनको भी आना चाहिए, टर्की को भी आना चाहिए, रशिया को भी आना चाहिए, चाइना को भी आना चाहिए, इवन ईरान वगैरह सब सपोर्ट करें इस मामले में। अफगानिस्तान को अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए इसको कंट्रोल करना शायद कोई प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो इसको ये एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्टली हमारे मुल्क में जो अमन है उसके ऊपर इसका असर पड़ सकता है, और ये इसको बहुत गौर से हमारे आई एम श्योर हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स इसके ऊपर सोच रहे होंगे, उन्होंने प्लान बनाया होगा और कंटीजेंसी प्लानिंग उन्होंने की होगी और करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का मामला वहीं पर रुकना नहीं है।
अभी वो तो अपने मुल्क में चलो उनका तरीका इस किस्म का है, शायद वो कंट्रोल कर सके, बिल्कुल। लेकिन उसका ओवरफ्लो राइट एंड लेफ्ट, ये कह देना कि जी वो नहीं छोड़ेंगे, उनके पास क्या इतनी ताकत होगी अपने तारीख तालिबान अफगानिस्तान में कि वाकई तमाम एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की, क्योंकि आपने देखा सर कि I've got my doubts, telling you. यू हैव योर डाउट्स, ये और बिल्कुल it वेल makes प्लेस्ड sense डाउट्स हैं, क्योंकि आपने देखा सर ये तो उनको कुछ उनके लोग रिहा भी किए गए थे अलोंग विद फकीर मोहम्मद एंड अदर्स, तो ऑब्वियसली ये डाउट्स तो हैं वेल प्लेस्ड। जी न्याजी साहब, अमजद न्याजी साहब, ये आप भी कहते हैं कि टीटीपी के ऊपर कितना कंट्रोल होगा अफगान तालिबान का, इसके ऊपर खासे शकूक और शुबात हैं जनरल साहब की तरफ से, आपको भी यही लगता है? और दूसरा ये भी मुझे याद पड़ता है कि साबिक सदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने तो कहा था कि हमने ISIS को खत्म कर दिया अफगानिस्तान में। मोना, अब तालिबान कह रहे हैं, हमें एतबार भी करना चाहिए, क्योंकि हाल बेतबारी की जरूरत नहीं है अभी तक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अफगान सरजमीन जो है वो हम किसी सूरत में भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उनकी बात पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तौर पे करना चाहिए। देखिए, हमें तहफुजात क्या है, हमारे शदीद तहफुजात हैं, खाली तहफुजात नहीं, क्योंकि देखिए आज भी हम आर्मी पब्लिक स्कूल के हम अपने बेटों को, हम अपने उन शहीदों को, हमारे जो आज भी हम सोचते हैं तो हमारे निकलते हैं, और फिर हमने अपने बेटे खोए हैं, वो 80 तकरीबन 80,000 लोगों को हमने कुर्बानी दी है। देखिए, हमने कोई, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दुनिया में आप देखें कि कुर्बानी किसने दी है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अमेरिका ने तो चलो पैसे कुछ नहीं होता, पैसा आना जाने चीजें आ जाती है, चला जाता है, वो तो हाथों की मैल है, लेकिन इंसान की जिंदगी बे इंतहा कीमती है। जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर आना है, वापस फिर दोबारा जब जाएगा तो वापस नहीं आना, एक दफा आना है। तो ये सोचे कि पाकिस्तान ने अपने 80,000 के करीब लोगों को खोया। देखिए, सोचे उन माओ के बारे में जिन्होंने अपने शेर जवान खोए, उन बहनों के बारे में, उन बहनों के बारे में सोचे जिन्होंने अपने सुहाग खोए, उन बहनों के बारे में सोचे जिन्होंने अपने शेर जवान भाई खोए। तो ये दुख कोई पाकिस्तानी कौम भूल सकती है? तो तहफुजात हमारे हैं, लेकिन देखिए पड़ोसी कभी भी हमसाए बदले नहीं जा सकते, ये एक मजबूरी है। ये तमाम के बावजूद आप ये फरमा रहे हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए, अभी भी उनको मौका दे कि वो टीटीपी के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो जिम्मेदारी है ना मोना, ये जिम्मेदारी है पूरी दुनिया पे, दुनिया के मुसलमानों पे। अमजद साहब, ये भी फरमा दें, ये ISIS के बारे में क्यों कहा था फिर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने खत्म कर दिया अफगानिस्तान में? क्या वो झूठा वादा किया था उन्होंने अपने अवाम से? देखिए, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी जो है वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि आप देखें कि उन्होंने जो जितनी भी स्टेटमेंट दी है, उनके सिपाही जो थे, उनके जो सोल्जर हैं, वो सरेआम जो है वो कहते हैं कि आपने जिस चीज की तरफ निशानदेही की थी कि इनके साथ कीमियाई हथियार हैं और ये इतनी बड़ी तंजीमें इनके साथ खड़ी हैं, वहां पे तो आपने हमें 30 साल लड़ाया, हमने अपने कौम के बच्चे खोए, हमने सब कुछ खोया, हमें आपने टेररिस्ट बना दिया है। बेसिकली तो देखें ब्लैक वाटर ने क्या किया पूरे पाकिस्तान में, आपको याद होगा, बिल्कुल उस दुखों से गुजरे। अफगानिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, देखिए उन्होंने तो खुद टेररिस्ट बनाए हैं। बेसिकली अंकल साम दुनिया के जितने भी इस्लामी मुल्क हैं या जितने के दूसरे में, उसकी ये पॉलिसी रही है कि जहाँ पे उसके मफादात होते हैं वहाँ वो अनरेस्ट पैदा करता है। लेकिन आज देखें वो खुद उस गली के, उस बंद गली के अंदर वो खुद फंस चुका है। वो इसलिए फंसा है कि देखिए आखिर अल्लाह ताला की जो लाठी है ना वो बड़ी बेआवाज है। वो कौमों को जवाल उस वक्त देता है जब वो जाती वेंडेटा पे चलना शुरू हो जाती है। वो कौम कभी तरक्की, यही देखा है हमने, बिल्कुल। देखिए, उनके हुक्मरानों ने अपने असले को बेचने के लिए, ट्राई करने के लिए कहा हम ही मिले थे। देखिए वो उसी पे चल रहा है ना। वहाँ आज मैं समझता हूँ कि अमेरिका किस बुरी तरह उसकी इकोनॉमी बैठ गई, उसकी मतलब आज देखें उसकी पूरी कौम उनको क्या कह रही है, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस तो भरे, लेकिन आज वो फंसे पड़े हैं। फॉक्स न्यूज पे खासा तनकीद भरा, कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह का प्रोग्राम एक हुआ है, क्योंकि जाहिर है उनके अपने अवाम तो सख्त गमो गुस्से में है इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर कहा जाता है ना कि जितनी भी ये बड़ी सिविलाइज्ड इनका जो है अपना
जितनी भी यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं या जितने लोग हैं जी, इनका जो मीडिया है वो बड़ा आजाद है। लेकिन सॉरी टू से, जितना कंट्रोल्ड मीडिया यूरोपियन और अमेरिका के पास, मुझे आप बताएं कि विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई मुझे बता दे कभी एक प्रोग्राम हुआ हो डिफेंस के हवाले से या उनकी जो मैं वही अर्ज कर रही हूँ। वैसे अमजद साहब, आज तो उन्होंने बहुत एक तनकीद भरा प्रोग्राम फॉक्स न्यूज पे हुआ है जो कि उन्होंने अमरीकी अपने सदर के बारे में किया है। जनरल साहब, आपका भी इस पे कमेंट प्लीज के ये अब करना क्या है हमने, और ये आईएसआईएस के बारे में जो फॉल्स प्रोमिसेस थे, देयर लाइंग फ्लैट, अब तो वो अपने मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होने जा रहा है खित्ते में, और पाकिस्तान क्या इन चीजों से बच पाएगा? क्योंकि हमने तो सब कुछ करना है अभी अपने गार्ड्स इन प्लेस करने के लिए, हमारे अकब में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है सर। जनरल साहब जी, न्याजी साहब, यही सवाल आपसे, हमारे अकब में जो कुछ चल रहा है बतौर हुकूमत वक्त, आपको क्या लगता है अब फौरी तौर पे हमें क्या करना होगा इससे बचने के लिए कि ये आग खुदा ना खास्ता इसका एक शोला भी हमारी तरफ नहीं आना चाहिए? इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट ने और स्टेट ने सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे सबको बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर क्या स्पिल ओवर की, उसकी क्या, अगर स्पिल ओवर होता है तो उसकी क्या क्या, उसकी मल्टी डायमेंशनल क्या उसकी चीजें होंगी। तो देखिए, उस पे गवर्नमेंट भी पूरी तरह तैयार है कि हम क्या करेंगे। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और स्टेट वो सेम पेज पे है और उन्होंने एक तहिया किया हुआ कि हमने किस हालात में क्या परफॉर्म करना है और कौम को किस तरीके का। इसलिए आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें, हमारी पॉलिसी में कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सबसे पहले आप देखा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमारे अंदर कोई तजाद नहीं है, हम उस सिमत चल रहे हैं जिससे पाकिस्तान का मफाद होगा। और मैं तमाम इसमें अपने मीडिया का भी, पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई। और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हालात में जब आग के धाने आपके दरवाजों पे खड़े हों तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन आप बिलाशुबा है कि मैं अमजद साहब इजाजत दीजिएगा, इस अच्छे नोट पे वाइंड अप कर लेते हैं। और बिल्कुल, ये तो इसमें ख्वाह मीडिया हो या कोई भी फैक्शन हो मुआशरे का, उसमें कोई डिवीजन नहीं हो सकता है, चूंकि ये कौमी नौयत का मामला है और मसला है, और अल्लाह बस ये पूरे खित्ते में अमन व अमान लाए। इस नोट पे नाजरीन वाइंड अप करेंगे। अफगानिस्तान की खास तौर पर जो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हमने कंसिस्टेंटली निगाह रखी है, आगे भी आपके सामने ये चीज़ें पेश करते रहेंगे आपकी खिदमत में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।